दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ये आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, मद्य निषेध दरोगा और सभी वन डे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। तो जो पंडित नेहरू हैं इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो है वो प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बात करें आयरलैंड का, तो आयरलैंड के सिद्धांत से हम लोग DPSP राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो है ये हम लोग का प्रस्तावना का जो है ये भाषा लिए हैं और समवर्ती सूची लिए हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली और विधि का जो शासन है ये हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो ये जो है DPSP के अंतर्गत आर्टिकल 40 में इसका हमको वर्णन मिलता है। 41 में जो है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में जो है वो काम की न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं का उपबंध है। 43 में जो है इसमें निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की जानकारी हमको मिलता है। जो आर्टिकल 41, 42 और 43 है इसको ट्रिक है इसको याद करने का, दमन, यानी 41 में है कुछ दशा में, 42 में है मनोचित दशा में और 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। भारत की जो नागरिकता प्राप्त करने का एक शर्त नहीं है वो संपत्ति अधिग्रहण है। बाकी जन्म, वंश और देशीकरण के आधार पर जो है वो भारत की नागरिकता दी जा सकती है। भारत में जो नागरिकता अधिनियम है वो 1955 के हिसाब से जो है वो 5 प्रकार का नागरिकता दिया जा सकता है और 3 प्रकार से नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है। 5 प्रकार के नागरिकता में एक तो हो गया जन्म, एक हो गया देशीकरण, एक हो गया वंशानुगत और एक होता है पंजीकरण और एक होता है क्षेत्र अधिग्रहण पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है इसके शपथ की चर्चा हमको आर्टिकल 60 से मिलता है और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के महान्यायवादी होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक पर अधिकतम कितने दिन के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो वो 14 दिन होता है। धन विधेयक का जो चर्चा है ये आर्टिकल 110 में किया गया है और आर्टिकल 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी चर्चा आर्टिकल 324 में है और इसका वर्णन हमको 324 से लेके 329 तक हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन जो है वो भूमि सुधार यानी 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए जिसका चर्चा भारत के संविधान में नहीं है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा है, चुनाव आयोग का चर्चा है और राज्य लोक सेवा आयोग का चर्चा है। केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसका चर्चा नहीं है। इसका जो स्थापना है ये 2005 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार क्या है? तो आकाशगंगा मिल्की वे का जो आकार है ये सर्पिलाकार है। और आकाशगंगा जो है एक असंख्य तारे का एक समूह है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक विषुव यानी इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो एक विषुव जो है वो एक वर्ष में 2 बार आता है। और बात करें 21 मार्च को जो है 21 मार्च को और 23 सितंबर को ये स्थिति होता है। 21 मार्च को जो है हम इसको बसंत विषुव और 23 सितंबर को इसको हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है? तो ये जो है ये ओजोन इसकी सुरक्षा करता है और ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। तो भूटान का जो साम्राज्य है ये हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। भूटान का साम्राज्य जो है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है। बात करें अगर भूटान की, तो भूटान की जो राजधानी है अब वो हमारा थिम्पू हो जाएगा तथा इसका मुद्रा जो है ये न्यूग्लट्रम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत IST यानी भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है ये ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा जो है ये आगे हो जाएगा। बात करें भारत की मानक समय रेखा का, तो ये जो है ये भारत के इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर के समीप जो है ये गुजरती है वहाँ से। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है ये हमको राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो जो भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है उसका नाम बानासुर सागर बांध है। बानासुर सागर बांध की बात करें तो ये करमनथ थोडू नदी पर है और ये आपको केरल राज्य में देखने को मिल जाएगा। नागा अर्जुन सागर की बात करें तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है और ये हमको तेलंगाना में देखने को मिलता है। मेट्टूर बांध की बात करें तो ये कावेरी नदी पर है और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का जो केरल राज्य है ये रबड़ का अग्रणी उत्पादन है। अगर हम रबड़ की बात करें तो ये लेटेक्स से हमको मिलता है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश के जो है ये भीमबेटका में ये हमको देखने को मिलता है। 20 नंबर प्रश्न है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध ग्रंथ जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक उसके त्रिपिटक के जो है ये भाग है जातक कथाएं। बात करें बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म के जो स्थापना है उन्होंने उसके प्रतिपादक जो है वो गौतम बुद्ध हैं और उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो जो भारत के जो सातवाहन वंश के राजा हैं इन्होंने अपने शासकों के चित्र वाले जो है सिक्के को इन्होंने जारी किया था। बात करें तो भारत में जो सीसा का सिक्का है तो शीशे के सिक्के का प्रचलन करवाने वाला जो वंश है वो भी सातवाहन ही है। सातवाहन वंश का जो स्थापना है वो सिमुक के द्वारा किया गया था और सातवाहन वंश की राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान थी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हमारा
पाणिनि हो जाएंगे। बात करें पतंजलि तो योग दर्शन के जो रचयिता है ये पतंजलि है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिनमें डैश के दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो 2 युद्ध हुआ है उसमें पहला है 1191 का तराइन का पहला युद्ध और दूसरा है 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन के दूसरे युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी उनकी हत्या कर देता है। पानीपत की बात करें तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाई हुई है। पलासी की जो लड़ाई है वो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा है ये दिल्ली सल्तनत से जो है इसका संबंध हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसका समय अवधि 1206 से लेके 1526 तक माना जाता है। और वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग दो युगों में विभक्त था, एक तो उत्तर वैदिक काल और एक वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। तो कन्नौज की लड़ाई जो है ये 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसमें शेरशाह सूरी जीतते हैं और हुमायूं की इसमें हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबर की जो कथा है आत्मकथा बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा 27 है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए जब फ्रांसीसी ने जो है ये मद्रास पर कब्जा किया था उसी समय में बैटल ऑफ कर्नाटक का आगाज हो गया था और कर्नाटक का जो पहला युद्ध है ये 1746 से लेके 1748 तक जो है ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय में भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत में जो सिपाही विद्रोह है ये 1857 में हुआ था, जिसको हम लोग 1857 के क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और जो इसके इतिहासकार हैं उनका नाम एसएन सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें से किसने रखी थी? तो दिल्ली की जो आधारशिला है ये जॉर्ज पंचम के द्वारा रखा गया था। और 1 अप्रैल 1912 को जो है 1 अप्रैल 1912 को जो है वो दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सहायक गठबंधन 1798 डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो जो सहायक गठबंधन है ये 1798 में जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको बनाया था। और लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करें तो ये भारत में 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक रहा था। सहायक संधि को स्वीकार सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये जो है कार्यशील पूंजी के रूप में जो है इसका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 का तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष में शुरू हुआ। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से लेके 1956 तक चला था। तो इसका सही आंसर हमारा जो है 1951 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो 33 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो जो भारत सरकार की मौद्रिक नीति है वो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को जो है ये बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है
कि भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाया जाता है, तो भारत में जो है वो राज्य सरकार द्वारा शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। बात करें जो भारत सरकार में राज्य सरकार द्वारा जो और कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, उसमें शराब हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, और जो बाजार वगैरह का शुल्क है उसका निर्धारण राज्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण नाम क्या है। तो जो फाइनेंस एरिया में एफसीसीबी का जो फुल फॉर्म है वो हमारा हो जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। इसका आंसर सी हमारा सही होगा। और जो ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है, इसको 3 से लेकर 7 साल तक जो है इसको जारी किया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन्स जो सरकारी योजना है इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज, आलू यानी टमाटो, ओनियन और पटेटो की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, जिसको आप लोग टॉप से भी याद रख सकते हैं कि इसको ऑपरेशन ग्रीन्स को। और ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये भारत सरकार द्वारा 2018-19 में जो है इसको चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर की स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो जो स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम है उसका उपयोग जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है, और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसका निर्धारण किया गया था। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। देखिए, कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार है ये होने वाला बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, और ये भैंसों की दौड़ के लिए जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की एक बहुत फेमस त्यौहार जल्लीकट्टू याद रखिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जल्लीकट्टू में जो है वो बैल शामिल होता है, और जो कंबाला त्यौहार है इसमें भैंस शामिल होते हैं। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा जो है ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं। तो जो पंडित जसराज हैं ये शास्त्रीय संगीतकार हैं। पंडित जसराज की बात करें तो इनका जन्म जो है ये 1930 ईस्वी में हुआ था, और इनका संबंध जो है वो मेवाती घराने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है ये शरद पवार की जो है ये आत्मकथा हो जाएगा, और शरद पवार जो है ये एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के विशेष जानकार हैं, और उसी की व्याख्या उन्होंने अपनी पुस्तक लाइफ ऑन माई टर्म्स में किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है वो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी डैश के संस्थापक हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जो है ये बचपन बचाओ आंदोलन के ये संस्थापक हैं। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को 1969 में जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का जो गठन है ये 1945 ईस्वी में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय हमारा यहाँ पे सही आंसर पेरिस हो जाएगा। वर्तमान में यूनेस्को में टोटल 193 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। बात करें भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो है हमारे देश में इसका जो संचालन है वो इसरो के द्वारा किया जाता है। इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना जो है ये 1969 ईस्वी में जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो जमीन से हवा में जो मार करने वाली मिसाइल है उसका नाम हमारा त्रिशूल हो जाएगा। बात करें यहाँ पे अगर ब्रह्मोस का, तो ब्रह्मोस जो है वो सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करता है। अग्नि मिसाइल की बात करें तो ये ज़मीन से ज़मीन पे ये मार करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है।
देखिए कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज हैं, और कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेटवेयर है ये एक प्रकार का जो है ये मानव मस्तिष्क इसको माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेटाबाइट बराबर 1024 डैश होता है, तो एक पेटाबाइट बराबर जो है 1024 टेराबाइट होता है। अब बात करें एक बिट में एक या 0 बिट होता है और एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं। अगला है कि प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को जो है हम लोग जानकारी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूडीपी क्या है, तो यूडीपी जो है यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, यानी एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। यूडीपी की अगर हम बात करें तो ये यूडीपी को जो है वो डेविड पी रीड के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है, तो देखिए दाब मापने का जो एसआई मात्रक है वो हमारा पास्कल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कैंडेला की, तो कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है, और केल्विन जो है ये हमारा ताप का मात्रक हो जाएगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए जो है वो हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब पायरोमीटर में जो है कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को हम लोग माप सकते हैं। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है, तो जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश राशि होती है, और यंग का जो मापक है ये एक अदिश राशि का एग्जाम्पल है। बाकी भार, आवेग और त्वरण जो है ये सब सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति का एक उदाहरण है, तो जो तोप का गोला दागा गया है ये हमारा प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो टीवी रिमोट कंट्रोल है ये हमारा लेजर तकनीक के सिद्धांत पर जो है ये जो हमारा इंफ्रारेड तकनीक यानी इंफ्रारेड वेव्स पे ये हमारा काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला जो तत्व है वो हमारा कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम की द्रव्यमान की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक जो है ये 20 है, और इसका द्रव्यमान दिए गए विकल्प में 40.07 हो जाएगा। मैग्नीशियम का क्रमांक जो है ये 12 होता है, और इसका द्रव्यमान जो है वो 24.30 होता है। क्लोरीन की बात करें तो इसका क्रमांक 17 होता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो 35.45 होता है। सल्फर का क्रमांक जो है वो 16 होता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो 32 होता है। तो दिए गए विकल्प में जो है सबसे अधिक द्रव्यमान हमारा कैल्शियम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। पाचन में जो मदद करता है उसका नाम HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये जो है अमाशय में बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है ये उद्योगों में किया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल को जो उपयोग है हम लोग इसका उपयोग सिरका बनाने में करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का बात करें तो इससे हम दवाइयाँ के साथ साथ जो है ये विस्फोटक पदार्थ बनाने में जो है हम लोग नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। जल की कठोरता के लिए जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो है ये जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, तो हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है, और हीरा जो है ये कार्बन का एक अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है, तो जो राइबोसोम होता है इसका काम प्रोटीन संश्लेषण का होता है। राइबोसोम की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1955 ईस्वी में जो है वो जॉर्ज पेलेड के द्वारा जो है ये राइबोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिक का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य
पर आधारित है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्होंने अपनी आनुवंशिकता का जो मूल नियम है ये मटर पे इन्होंने अपना शोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति जो है ये सहारन सिल्वर चींटी हो जाएगी, और इसकी जो रफ्तार है वो लगभग 12,000 चींटियों में सबसे ज़्यादा है। ये 1 प्रति सेकंड में अपने लंबाई का जो है ये 108 गुना हिस्सा कवर कर लेती है। 63 नंबर प्रश्न है हमारा कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से जो है ये पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी हमारे शरीर में उपस्थित खून का 40 से 45% जो भाग है वो आरबीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर की खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये सब जो है ये अपरदाहारी जो है ये लोग जंतुओं के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया। तो राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है इसको 2024 में जो है 25 दिसंबर 2024 को जो है इसको भारत देश में जो है इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें है कि ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका जो आंसर है ये 2025 के हिसाब से यानी मार्च 2025 के हिसाब से जो है इसका जवाब हमारा जो है वो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वंदना उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो देखिए वंदना उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जा रही है, यानी अगर ये हमारा डायरेक्शन है तो वंदना जो है ये उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, यानी ये उत्तर हो गया हमारा, ये पूर्व हो गया। तो वंदना जो है ये इस दिशा में जा रही है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं ओर ठीक 90 डिग्री मुड़ जाती है, यानी अगर इसका मुंह इस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, और यहाँ से अगर ये 90 डिग्री दाएं मुड़ेगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये यहाँ से पहुँच जाएगी, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, यानी ये पहुँच जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा में। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रही है। तो अब जो है विद्या का जो वंदना का मुंह है वो दक्षिण पूर्व हमारा जो है इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 4 अक्षर संयोजनों में से जो है 3 किसी निश्चित तरीकों से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो सीधा सीधा देखिए x और u का जो डिफरेंस है वो हमारा -3 का हो जाएगा, और u और r का जो डिफरेंस है, क्योंकि r 18 होता है और u कितना होता है 21 होता है, तो यहाँ भी -3 का डिफरेंस है। लेकिन जो v और r है इसका डिफरेंस हमारा -4 का हो जाएगा, s और p का भी डिफरेंस -3 है। तो विषम पूछा है तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको गणितीय चिन्ह के उस सही संयोजनों का चयन करना है जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो दिए गए विकल्प में अगर हम यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे घटाव और यहाँ पे इक्वल टू करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 21 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये हो गया 40 या 120 और 120 में +1 करेंगे, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो सही आंसर हमारा 121 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द जो है ये तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए अंग्रेजी शब्दों को अगर हम शब्दकोश के हिसाब से इसको वो करेंगे, इसको सजाएंगे, तो देखिए सब में SER कॉमन है तो SER को आप काट दीजिए। अब देखिए IIEER है
तो ए बी सी डी ई, सबसे पहले ई आता है तो सबसे पहले नंबर 3 हमारा आ जाएगा। फिर क्या होगा, नंबर 3 के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो अगर हम आई को काट देते हैं तो फिर क्या आएगा, ए आएगा। यानी नंबर 3 के बाद क्या आएगा, नंबर 4 आएगा। नंबर 4 के बाद जो है हमारा वो नंबर 1 आएगा, क्योंकि ए के बाद ई होगा। और इसके बाद जो है हमारा वो नंबर 2 आ जाएगा और लास्ट में जो है नंबर 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो तीसरा स्थान पर जो है नंबर 1 वाला हमारा हो जाएगा, और नंबर 1 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सीरीज है। तो इसका आंसर जो है ये सीरीज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 7 11 को 72 लिख रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 + 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 18 हो जाएगा। और 11 में से अगर हम -7 कर दें तो हमको क्या आएगा, 11 में से -7 करेंगे, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए 7 + 11 यहाँ पे अगर हम करें और इसमें 7 के साथ 11 में से -7 कर दें तो 11 और 7 18 हो जाएगा। और 11 में से -7 घटाएंगे तो हमको 4 आएगा, और 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। सेम यहाँ पे फॉलो किया गया है कि 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा। और बाकी जो है यहाँ पे 8 में से 8 और 5 13 हो जाएगा, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 13 तिया क्या होता है, 39 होता है। तो सेम यहाँ पे देख लीजिए, तो दिए गए विकल्प में जो है वो हमारा ऑप्शन सी जो है, यानी 4 + 7 कितना होगा, 11 होगा। और 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 33, यानी आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने भले ही उसे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। पहला बोला गया सभी जेड एक्स हैं, तो जो सभी जेड हैं ये क्या है, ये एक्स हो जाएंगे। और सभी जी भी एक्स हैं, यानी सभी जी एक्स हैं। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन है कि कुछ जी जेड हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कुछ जी जेड हैं, तो कुछ जी जेड हैं, तो इसका जो डायग्राम है ये ऐसे बनेगा। ये तो यहाँ है नहीं, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। सभी एक्स जी हैं, तो सभी एक्स जी हैं, इसका डायग्राम सभी एक्स जी है ऐसे बनेगा। यानी एक्स जो है ये जी के अंदर आएगा, लेकिन रियल में क्या है, एक्स हमारा एक्स के अंदर जी है, तो दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। कुछ जेड एक्स हैं, तो इसका जो डायग्राम है ये कुछ ऐसे बनेगा, तो ये भी जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिए गए विकल्प में हम थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक काला, एक लाल और एक हरा, एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं। 3 संख्याओं का योग जो है बराबर 17 होने की प्रायिकता क्या है। तो अगर हम देखें कि अगर हम एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे को एक साथ फेंकेंगे तो 3 पासों को जब हम एक साथ फेंकेंगे तो उनके संख्या का योग हमको क्या लाना है, या तो लाना है 17, या लाना है 17 लाना है, या लाना है हमको 17 से ज़्यादा लाना है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो वो जो 3 संभावनाएं हैं वो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। पहला संभावना होगा 5 6 6 6 6 12 5 17 हो गया ये। दूसरा संभावना हो सकता है 6 5 6, ये भी हो गया 6 6 12 5 17। तीसरा संभावना है 6 6 5, तो ये भी हो गया हमारा 6 6 12 12 5 17।
और लास्ट जो संभावना है हमारा तीनों पासा में 6 भी आ सकता है, यानी ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल ये 1, ये 2, ये 3 और टोटल 4 प्रोबेबिलिटी है। तो कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है, तो टोटल संभावनाएं 6 गुने 6 गुने 6 यानी टोटल 216 संभावनाएं हो सकती है। और हमको जो प्रायिकता है वो आने की संभावना 4 हो जाएगा। 4/216 करेंगे तो आंसर जो है हमारा 1/54 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर जो है आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है कि आंकड़ों का जो हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने के लिए जो इसको हम देखेंगे तो x का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू दिया है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बट्टे f। तो सिग्मा fx में जो है इसमें हम सबको ऐड करेंगे। जब आप 6 + 10 + 18 + 24 + 30 + 36 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 × 6 = 16, 18 × 16 = 24, 30। ये जो है हमारा टोटल 240 हो जाएगा। और अगर f की बात करें तो 4 3 7 7 4 11 11 2 13 1 14 1 15 हो जाएगा। तो ये f का वैल्यू है और ये सिग्मा fx का वैल्यू है। तो सिंपली निकाल देंगे 240 बटे में 15 यानी 15 16 240 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि तल 3x - 4y - 2z = 6 द्वारा निर्देशांकों अक्षों के साथ निर्मित अंक खंड क्या होंगे। तो ये जो है ये इसमें द्विघात समीकरण का आप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका जो है वो इक्वेशन बना देता हूँ, बाद बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका x/a/y/b + z/c बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 2 होगा, -3/2 होगा या -3 होगा। एक तो आप ऐसे बना ही सकते हो, बाकी आप ऑप्शन भी बैठा लो। अगर आप देखिए, अगर आप x के जगह पे आप 2 बैठा के देख लीजिए, अगर x के जगह पर अगर आप 2 बैठाएंगे तो ये 6 वैल्यू आएगा। y के जगह पर अगर आप -3/2 बैठाएंगे और z के जगह पर आप -3 बैठाएंगे तो इसका वैल्यू जो है हमारा 6 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि sin 20/sin 70 = cos थीटा बटे sin × 90 - थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में जो है हमारा वो cos 20 थीटा रहेगा ही, और नीचे में जो है हम sin 70 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin × 19 - 20 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ऐसे देखें तो ये हमारा sin 70 ही है। और प्लस जो है ऊपर में हमारा रहेगा cos थीटा बट्टे में sin 90 - थीटा को हम लिख सकते हैं एज इट इज़ लिख देंगे sin 90 - थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो हमारा हो जाएगा cos 20 और नीचे में हमारा हो जाएगा cos 20, क्योंकि sin 90 - 20 को हम लिख सकते हैं cos 20, और ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा और नीचे में हो जाएगा sin × 90 - थीटा = cos थीटा। जब इसको पूरा को काटेंगे तो हमारा जो मान है वो इसका यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यानी वैल्यू इसका 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतने इतने और इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल निकालें। तो हमको यहाँ पे 49, 147 और 322 को जो है वो विभाजित करने पे समान से प्रत्येक स्थिति में समान शेष निकालना है। तो जब हम 49, 147 और 322 का जो है वो HCF निकालेंगे पहले, तो इसका जो हम HCF लेंगे इससे इसका HCF लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा दिया हुआ 147, 322 और 49, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे 147 में से 49 घटा लेंगे। 147 - 49 ये हमारा आ जाएगा 98। फिर क्या करेंगे
322 में से 147 घटाएंगे तो हमको यहाँ पे निकल के आएगा 175। फिर 322 में से एक बार क्या घटा लेंगे, 49 घटा लेंगे, तो ये वैल्यू हमारा 273 निकल के आ जाएगा। बाकी इसका हम HCF निकालेंगे, तो इसका जो HCF निकालेंगे तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं हम 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98। 175 को क्या लिख सकते हैं, 175 को लिख सकते हैं 5 25 और 25 सत्ते 175। 273 को लिख सकते हैं हम लोग 7 3 सत्ते 21 और 21 13 273। तो HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, तो देखिए 7 जो है ये सब में कॉमन है, यानी सब में से अगर 7 घटाएंगे तो समान शेषफल आपको प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हमारा ए जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है। यहाँ पे हम अगर इसका हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो जो ये ट्रायंगल है ये है हमारा ABC, इसका जो मध्यिका है वो हमारा AD हो जाएगा, यानी ये हमारा मध्यिका हो जाएगा, AD हमारा इसका मध्यिका हो गया। P त्रिभुज ABC का केंद्रक है, यहाँ पे जो है इसका केंद्रक हो जाएगा जिसका नाम P है। यदि AP 14 है, यानी A से P का जो मान है ये 14 है, तो PD की लंबाई ज्ञात करें। तो PD की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि AP इज टू PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP और PD, यानी ये हो जाएगा हमारा 2:1। तो AP का वैल्यू कितना दिया है, AP का वैल्यू दिया है हमको 14। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो PD बराबर क्या हो जाएगा, PD बराबर हमारा हो जाएगा 14 गुने 1 और बटे में 2। जब इसको काटेंगे तो हमारा 7 जो है सही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण जो है 30 डिग्री हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर एक वृत्त हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसका जो त्रिज्या है वो तो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और केंद्र का कोण 30 डिग्री होना चाहिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है हमको, थीटा का वैल्यू दे रखा है हमको 30 बट्टे हो जाएगा 360 डिग्री और गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 और r जो है वो हमारा 4 है, तो 4 गुना में 4 ये हो जाएगा हमारा 3 कम 3 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4 से 3 बार में कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है हमारा वो आ जाएगा 4.186, यानी इसका जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 80 नंबर कि एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का इतना है 25/36 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज का वार्षिक दर क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है इसमें जो देखिए जो 25/36 राशि प्राप्त है, तो 25 क्या था, ये सिंपल इंटरेस्ट था और प्राप्त कितना हुआ है हमको 36 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से अगर हम SI निकालेंगे तो SI क्या होता है, PRT/100 होता है। तो PRT/100 जब निकालेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं PRT/100 निकालेंगे। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी जो है R इजकल टू T है और T इजकल टू क्या है, X है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो SI बराबर PRT/100 लिखेंगे, यानी PRT/100 जब हम करेंगे तो जो प्रिंसिपल जो है रेट के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हम SI हमारा कितना है, SI हमारा 25 है, तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर X गुना में X गुना में X, और जो हमारा T है वो T हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 36 और बटे में 100 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जो है 8.33% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। यहाँ पे हमको
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे हमको जो है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इसमें हमको बताना है कि जो यहाँ जो टुक ऑन है ये क्या सही है, अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करेंगे और अगर इम्प्रूवमेंट है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ लिखा है वी वेयर टुक ऑन द वेनियार्ड फॉर अ टूर। तो यहाँ पे जो है टुक ऑन के जगह पे जो है ये टेकन और टेकन टू होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टुक ऑन को कौन रिप्लेस करेगा, टेकन टू इसको रिप्लेस करेगा। तो करेक्ट सेंटेंस जो है वो हमारा हो जाएगा वी वेयर टेकन टू द वेनियार्ड फॉर अ टूर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82 है कि यहाँ पे हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स। देखिए जो बेटरमेंट होता है, बेटरमेंट्स का जो एंटोनिम्स है वो हमारा हो जाएगा डेट्रियोरेशन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बेटरमेंट का जो मतलब होता है वो सुधार या उन्नति होता है, और जो डेट्रियोरेशन है इसका मतलब होता है हमारा इसको हम कह सकते हैं क्षय कह सकते हैं या खराबी कह सकते हैं। बाकी प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, उन्नति होता है। इसके बाद है एडवांसमेंट का भी जो मतलब है वो उन्नति या वृद्धि होता है, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी या उन्नति या संपन्नता आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बताना है, तो यहाँ पे जो ऑल थ्रू ही गॉट द मैसेज ही रश्ड होम, यहाँ पे ऑल थ्रू के जगह जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे एज सून एज। ऑप्शन बी इसका जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि और टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। तो इसमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो बहुत जल्दी जल जाए, उसके लिए एक वर्ड क्या है। तो उसके लिए जो एक वर्ड है वो हो जाएगा हमारा इनफ्लामेबल। इसका आंसर जो है हमारा डी सही हो जाएगा। इनफ्लामेबल का मतलब होता है अमिट, यानी जो मिट ना सके। इनविजुअल का मतलब अदृश्य होता है, और इनक्रेडिबल का मतलब जो है वो अविश्वसनीय होता है। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय और इनविजुअल का मतलब जो है वो अदृश्य होता है। अगला क्वेश्चन में भी हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग इटनेरी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जो है ये यात्रा या कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे बताना है एरर किस पार्ट में है। तो 86 का अगर हम देखें तो इफ़ आई विल मीट, तो इसमें जो है ए में ही हमारा एरर हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 86 का आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। इफ़ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे आई शैल गिव हिम दिस बुक। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है आई विल मीट के स्थान पर इफ़ आई मीट का प्रयोग होता। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमको एंटोनिम्स बताना है कि जो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का एंटोनिम्स क्या होता है। वॉलेटाइल का एंटोनिम्स जो है वो हमको सर्टेन हो जाएगा। वॉलेटाइल की अगर बात करें तो ये अनिश्चित या परिवर्तनशील होता है, वहीं सर्टेन का जो मतलब है ये निश्चित होता है। बात करें सबस्टल का, तो सबस्टल का मतलब जो है ये सूक्ष्म हो जाएगा, और फ्लाइटी का मतलब जो है, फ्लाइटी का मतलब चंचल भी हो सकता है और सनकी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है कि दिए गए विकल्प में इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है इसको जो सही लिखेंगे वो लिखेंगे OCCURRENCE। ऑसुरेंस का मतलब घटना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बाकी जो तीन ऑप्शन है कि ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है कि आई वुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर वेडिंग इन राजस्थान एज आई हैड माई फेल एग्जामिनेशन एट दैट टाइम। तो यहाँ पे जो है वो हम देखें तो
कुड नॉट वेंट जो है ये गलत यहाँ पे इसमें डाला गया है, तो आंसर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे ये होता, आई कुड नॉट गो फॉर माई सिस्टर वेडिंग इन राजस्थान एज आई हैड माई फाइनल एग्जामिनेशन एट दैट टाइम। 90 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो बताया गया है, पूछा गया है कि इसमें भी आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। तो दिए गए विकल्प में जो है ये द नेचर चैनल ही यहाँ पे ही हमारा द नेचर चैनल गिव्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। तो देखिए गिव्स अ लॉट ऑफ नहीं होगा, यानी जो हमारा जो है इस पार्ट में गलती है, तो आंसर ए यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पे सेकेंड पैरा में लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि द नेचर चैनल गिव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। तो इसका आंसर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्य का विलोम क्या होता है। अस्पृश्य का जो विलोम है वो हमारा जो है वो अस्पृश्य हो जाएगा। दर्शिका शब्द में प्रत्यय है, देखिए दर्शिका शब्द में प्रत्यय की बात करें तो ये हमारा इका प्रत्यय हो जाएगा। देखिए उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। महा प्लस ईस का संधि रूप क्या है, महा प्लस ईस का संधि रूप जो है वो हमारा महेश हो जाएगा। और महेश की बात करें तो महेश में जो है ये गुण संधि होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस किसी वस्तु का स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो जिस वस्तु का स्पृहा न हो उसको हम लोग जो है वो निष्प्रिय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द जो है वो अंतेवासी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अत्र अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करिए। तो देखिए अत्र का जो मतलब है, अत्र का मतलब हमारा हो जाएगा अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है। तो देखिए सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि जो है इसको समझाने वाला शब्द, यानी इसको जो है हम लोग वो हरि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्ष का अनेकार्थी शब्द बताइए। तो अक्ष का अनेकार्थी शब्द जो है वो धूरी हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द जो है वो समालोचन हो जाएगा। समालोचन की बात करें तो इसका कुछ अन्य पर्यायवाची भी है, जैसे कि हमारा समीक्षा, विवेचना, आलोचना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहावत का अर्थ कौन से विकल्प को बताया गया है, यानी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये जो कहावत है ये बताया गया है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो इसका ए जो है हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो है इसमें कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।